कमठोव संग दलनम पास जिने समसु दिव्यवाणिम ही नम्यूणम निगंतम वत्तु विज्जम निरूवेमो नमो अरंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयिरीयाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्विसाऊणम। पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेवी कजराट श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। यहाँ हम सभी जिन आगम के अनुरूप वास्तु के ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। वास्तु का अर्थ होता है मकान, ग्रह। अब इस घर में रहने वाले दो लोग होते हैं, एक वैरागी, एक वीतरागी या फिर गृहस्थ। यानी पंच परमेष्टि के लिए वास्तु और गृहस्थों के लिए वास्तु। किस किस के लिए? पंच परमेष्टि के लिए वास्तु यानी घर, जिनालय, जिनेंद्र भगवान का घर। ठीक है, ये क्या हो गया? जिनालय। और एक आपका हो गया घर, तो वो आपका ग्रह आलय। ये जो वास्तु का ज्ञान है जिन आगम के बाहर नहीं है। जो पूर्व पढ़ते 14 पूर्व, उन 14 पूर्वों में जब कथन आता है चूलिका का पूर्व के बाद, तो वहाँ स्थलगता, आदि जलगता, मायागता, रूपगता और आकाशगता 5 प्रकार की चूलिका का वर्णन है। उसमें जो स्थलगता है उसके अंदर वास्तु का सारा वर्णन है। ऐसा धवला पुस्तक 1 में लिखा है। क्या लिखा है इसमें? थल गया नाम तेती ही चेव पदे ही 20,98,92,000 भूमि गमन कारण मंत तंत तव चरणानी वत्तु विज्जम भूमि संबंध मंडपी सुहासु करणम वन्यदी। जीव के साथ निमित्त भूत अशुभ ना हो जाए। कैसा? निमित्त भूत अशुभ ना हो जाए, इसके लिए वास्तु का ज्ञान। पहले बात अपने अंतरंग में 100% रखना। चाहे वास्तु हो चाहे ज्योतिष हो, इसका स्थान है, लेकिन 100 में से 40%। कितना? 100 में से 60% जो है वो आपके पुण्य पाप पर निर्भर करता है। जो महलों में रहते थे उनके पास झोपड़ी नहीं बची, जो झोपड़ी में रहते थे उनके पास हर गांव में महल है। कैसे? पुण्य। और ये पुण्य धर्म से आता है। इसकी चर्चा अपन को यहाँ नहीं करना, यहाँ वास्तु की चर्चा है, लेकिन पुण्य का फैक्टर है। यहाँ 2 प्रकार से वास्तु का वर्णन करेंगे। एक तो आप नवीन रूप से घर बना रहे हो, अथवा जो घर बन चुका है, बने बनाए घर का वास्तु कैसे ठीक करें। जो तोड़ने योग्य हो उसको तोड़ना पड़ेगा, और बाकी जिसके उपचार उपाय हैं वो आप कर सकते हो। जैसे आप दाल का सेवन कर रहे हो और धोखे से 2 कटोरी दाल में 2 चम्मच नमक डल गया। कितना? तो अब तो दाल फेंकोगे नहीं, क्या करोगे? पानी मिलाओगे तो पतली हो जाएगी। तो ज्ञानी पुरुष क्या करता है, उसमें एक आटे की लोई बना के डाल देता है। तो वो जो आटे की लोई होती है पूरा नमक सोख लेती है। आटे की लोई नहीं है तो कोयला भी डाल सकते हो, स्वाद खराब नहीं होगा। तो आप उस प्रकार से भी उस दाल को स्वच्छ कर सकते हो।
ऐसे ही जो घर बन चुके हैं उनमें आप भिन्न प्रकार से भी सुयोग्य कर सकते हो, इसका वर्णन भी इसमें आएगा। सबसे पहले वास्तु में अपन प्रारंभ करते हैं कि वास्तु है क्या। ये वस्तु विद्या ग्रंथ है, एक विदुषी आरिका माता हुई है विशुद्धमती माता जी, उनका समाधि मरण जो है वो उदयपुर नंदनवन में हुआ है। बहु श्रुतज्ञ थी और उन्होंने अपने रहते रहते अनेकों ऐसे ग्रंथों पे काम किया है जो आचार्य बड़े बड़े आचार्य नहीं कर पाए। अब ये वास्तु क्या है? वास्तु को पढ़ने के लिए आपको भिन्न भिन्न प्रकार के हिस्सों को समझना पड़ेगा। भूमि, भूमि चयन, सुनते जाइए, हम आगे सब बताएंगे। भूमि चयन, भूमि का शल्य शोधन, दिशा निर्देश कि कौन सी भूमि हमारे लिए योग्य है, कौन सी अयोग्य है, कौन सी जगह हमारे लिए कैसी है। इसके लिए आपको सबसे पहले दिशा निर्देश बताते हैं कि कौन सी दिशा अच्छी है, कौन सी खराब। बताओ, अगर आप बोलते हो पूर्व ईशान उत्तर दिशा अच्छी है, तो ऐसा कौन सा घर है जिसकी दक्षिण दिशा नहीं होगी? अगर आप कहते हो कि पूर्वमुखी घर ही अच्छे हैं, तो अब ये जो भारत है पूर्व कहाँ कहलाया? आसाम तरफ, तो इसमें सबके घर आसाम तरफ मुख करके होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। जब भी गमन करें तो बोले कहाँ? पूर्व दिशा की ओर मुख करके। तो किसी को जाना इस तरफ है तो वो ऐसा जाएगा, तो यहाँ कब जाएगा? दिशा कोई खराब नहीं है, जिस दिशा में जो कार्य कहा गया है वो आप कर दो। लोग कहते हैं दक्षिण मुखी प्लॉट खराब, नहीं। पश्चिम मुखी प्लॉट अयोग्य, बिल्कुल नहीं। क्यों कहते हैं इसको बताएंगे हम। जिस दिशा में जो काम कहा गया है वो आप करोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। जैसे भोजन, जो जो क्रम दिया गया है भोजन का, उसी क्रम से करो। अक्रम से करोगे, अक्रम से करोगे तो अपत्य करेगा। आपने जूस पी लिया, उसके ऊपर दूध पी लिया, उसके ऊपर उकाली पी ली, फिर ठंडाई पी ली, पेट में वो सब आयुर्वेद में कहते हैं गच्चा, पूरा मल इकट्ठा हो जाएगा, निकलेगा नहीं। जबकि जूस खराब नहीं है, दूध भी खराब नहीं है। क्रम क्रम से लो तो सब अच्छा है। क्रम क्रम से लो आप, सब आपको लगेगा। ऐसी ही वास्तु है, जिस स्थान पर जो कहा गया वो आप करोगे, कभी वो आपके लिए अयोग्य नहीं होगा। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वास्तु में दिशाओं को कैसे पहचाना जाता है। किसको? देखिए, अब देखिए, जब भी होगा अपन वास्तु में स्टैंडर्ड दिशा पूर्व ही लेके चलते हैं। जब भी कोई चर्चा होती है तो बोले घर के पीछे, यानी पूर्व के पीछे, स्टैंडर्ड पूर्व लेके चलते हैं। पूर्व, यहाँ पूर्व दिशा कहाँ है? आप लोग मोबाइल लिए ना, तो मोबाइल में आप फोन में कंपास निकालो। ऐसा नहीं होता सूरज वहां से उगरा सो पूर्व। सूर्य उत्तरायण भी होता है, दक्षिणायन भी होता है ना। अब अपने फोन को आप अपनी टेबल पर बराबर रखो या जमीन पर बराबर रखो, उसमें करो आप पूर्व 90 डिग्री, ईस्ट को 90 करो, ईस्ट को 90 करो सीधा। ऐसा नहीं फोन घुमाओ, हाँ घुमाते जाओ, धीरे धीरे घुमाओ और धीरे घुमाते जाओ। आया 90, पूर्व 90 आ गया,
अब आप बताओ पूर्व दिशा बराबर कहाँ है? ठीक है, ये पूर्व दिशा सीधी नहीं है, यहां पर थोड़ी सी तिरछी है, तो मतलब पूर्व का निर्धारण हो गया यहां पर। अब आप जहां बैठे हो उसको सीधा करो बराबर, कि हमको अब यहां देखना है कि हम किस तरफ मुख करके बैठे हैं। तो पूर्व कितना आया? 80। तो 12.5 डिग्री का एक दिशा का माप है। कितना? 12.5 डिग्री। तो वो ये पूर्व ही कहलाएगी। 12.5 डिग्री है ना, तो इसको अपन पूर्व ही लेके चलते हैं। पूर्व, पूर्व के बाद क्लॉकवाइज घूमो आप, पूर्व के बाद फिर क्लॉकवाइज घूमो आप तो पश्चिम, और फिर क्लॉकवाइज घूमो तो एक हिंदी में शब्द आता है बायां और दायां। इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, है ना। तो आप ऐसे करो, ये देखो क्या बना है, उल्टे हाथ में क्या बना है? बी की डी, बी यानी बायां, और यहां क्या बना है? डी यानी, ये ठीक है, बी यानी बायां और डी यानी, ठीक है। एक और तरीका है, बी यानी बैड, बायां यानी अशुभ, और दायां यानी दान देने वाला, शुभ। बी और यानी बायां और, अब नहीं भूलोगे ना, बायां और। ये अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, आपको आगे बड़ा आनंद आएगा। किसी के घर पर जाकर के आप बता सकते हो कि तुम्हारे घर में ये चल रहा है, पेट की बीमारी है, गर्भ में संतान आती तो गिर जाती है, धन का क्षय हो जाता है, धन आता है तो रुकता नहीं है, सब आप बता दोगे। क्यों? वास्तु से। ये वास्तु का ज्ञान आपको सब कुछ दे सकता है। चलिए, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर आ गया। पूर्व से क्लॉकवाइज दक्षिण पश्चिम, और अब ये दिशा हो गई। अब चर्चा करते हैं विदिशा की। किसकी? जो पूर्व और दक्षिण का कोना है वो कहलाता है आग्नेय। क्या कहलाता है? आग्नेय। और अग्नि का विपक्षी होता है वायु। क्या होता है? तो ये हो गया वायव्य। आग्नेय और, भूलना नहीं, एक याद रखो तो सब याद हो जाएंगे। पूर्व को याद कर लो पहले, ठीक। अब यहां देखते हैं पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान। और ईशान के सामने नैऋत्य। ईशान मतलब देवस्थान खाली, और नैऋत्य यानी भरा स्थान भारी। आग्नेय यानी अग्नि, और वायव्य यानी वायु। आपके घर में देखो आकाश तो अखंड है, नैऋत्य, नैऋत्य ता और या, ऋषि का री है, ता और या। निरत, जो कभी खाली नहीं होना चाहिए, हमेशा भरा होना चाहिए, वो नैऋत्य पृथ्वी तत्व है। अब देखो दिशा कौन सी खराब है? आपके घर में चारों दिशाएं होंगी, नियम से होंगी, लेकिन जिसमें जो काम करना है वो करना। और बीच का स्थान होता है ब्रह्म स्थान। बीच का स्थान मतलब, अगर आपको शॉर्ट में वास्तु समझना है तो 2 पेज में इसमें पूरा लिखा है, 2 पेज में। लेकिन जो पढ़ाया नहीं जाता अपन वो भी पढ़ेंगे। शल्य शोधन कहीं नहीं पढ़ाया जाता कि भूमि का परीक्षण कैसे करें, भूमि क्षत्रिय के लिए है कि वैश्य के लिए है, किसके लिए है। तो शल्य शोधन विधि, भूमि परीक्षण विधि भी अपन समझेंगे। दिशाएं समझ में आ गई?
तो दिशाओं का निर्देश कैसे करेंगे आप? पहले के समय में क्या होता था, वो कील लगाते थे और जहाँ सूर्य की छाया आती थी उससे दिशाओं का निर्देश करते थे। अब आपके पास कंपास है, तो आप सबसे पहले जहाँ बैठे हुए हो वहाँ ईस्ट को 90 कर लो, तो आप देख लो कि पूर्व कहाँ है और वहाँ मार्क कर लो कि ये पूर्व है। अब अपना मोबाइल में आप या कंपास में सीधा करके देख लो कि यहाँ पूर्व या दक्षिण कौन सी दिशा है जो टिल्ट है, कौन सी दिशा का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी बताएंगे। दिशा निर्देश आया समझ में? हाँ, दिशा निर्देश नहीं आया? अब आप देखो, महाजन लोग कहाँ रहते हैं? महाजन लोग कहाँ रहते हैं? आप किसी भी भारत के प्रदेश में चले जाओ, नगर में चले जाओ, सेंटर में कौन लोग रहते हैं? नगर के महाजन। इस व्यवस्था को देवलोक में भी स्वीकारा गया है। सौधर्म इंद्र के जो परिकर हैं उससे कितना दूर? यहां बहुत सुंदर एक दृष्टांत दिया है त्रिलोक सार ग्रंथ का, पेज नंबर 6 में, कि स्वर्गों में भी जो चांडाल आदि ने किल्वेश आदि देव हैं वो भी नगर के बाहर रहते हैं, आग्नेय आदि दिशा में। स्वर्ग में भी वास्तु से नहीं बना, लेकिन प्रकृति है। वास्तु क्या है? प्रकृति है, नेचर है। पेड़ लगाना चाहिए घर पे, कहाँ? ये नहीं पता, आपने लगा लिया। लोग कहते हैं ना कांटे वाले पेड़ घर पर, इसका मतलब गुलाब का पेड़ नहीं लगा सकते, बिल्कुल गलत। जिन वृक्षों में सिर्फ कांटे ही होते हैं उन वृक्षों का निषेध है। फल वाले वृक्ष कभी घर पर नहीं लगाना चाहिए। आपके यहां चोरी होगी या चोरी का भय रहेगा। आप देखो कि इसका एक वैज्ञानिक तत्व भी है कि आप कहीं से निकलते हो, कहीं से आप निकलते हो और सुंदर आम का पेड़ हो, तो साधु के मन में भी आता कि यार बहुत सुंदर फल है, तुम तोड़ के खा लो। जब साधु के मन के, सज्जन के मन को ललचा सकते हैं तो चोर के मन में क्या नहीं आएगा। इसलिए फल वाले वृक्ष नहीं, और किसी को लगाना है तो घर से भिन्न जो उद्यान बनाया है, गार्डन, उसमें करो आप, पृथक रूप से, संयुक्त रूप से नहीं चलेगा। दिशा निर्देश समझ में आया? अच्छे से नहीं आया? दिशा बताओ। पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण, फिर उत्तर, और फिर अपन चालू करते हैं। पूर्व दक्षिण का कोना मतलब जहां पर आपका रसोई हो, सूरज की सीधी रोशनी आए जहां पर, वो आग्नेय। आग्नेय का प्रतिपक्षी, यानी पूर्व और दक्षिण दिशा को क्या कहते हैं? आग्नेय। और उत्तर पश्चिम को, उत्तर पश्चिम को वायव्य, पूर्व उत्तर को, और इसका प्रतिपक्षी दक्षिण पश्चिम को नैऋत्य। ये दिशा आ गई समझ में अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ठीक है। तो दिशा सबसे पहले याद रखना, कहीं भी जाओ सबसे पहले आप दिशा देखना। क्या देखना? दिशा। और माना कि प्लॉट तिरछा मिर्चा है तो आप तो काट के सीधा कर सकते हो, लेकिन भूमि अगर अयोग्य है तो क्या करोगे? है ना? हाँ पूछिए। कैसे देखते हैं एनर्जी? कैसे देखते हैं एनर्जी? मेरा प्रश्न है, अगर वो रॉड से एनर्जी दिखती है तो फिर सभी को दिखना चाहिए। जैसे आपको पूर्व दिशा दिख रही ना, तो हमको भी दिख रही, सबको दिखना चाहिए। ये तो आपके पास फिर विशेष ज्ञान हो, स्वर विज्ञान, तो आप वहाँ की एनर्जी ले सकते हो। आप वहाँ की एनर्जी, जैसे हमने उस दिन आपको बताया था ना ध्यान करा के, कि आप अपनी एनर्जी ले सकते हो। ऐसे ही आप चाहो तो भूमि की एनर्जी भी ले सकते हो, लेकिन आपके लिए उसके प्रति 100% उपयोग होना चाहिए।
अब आपको तो पता नहीं है, तो कैसे एनर्जी निकालोगे, उसका भी बता तरीका वास्तु में बताया है। हर कोई साधक नहीं होता, लेकिन ज्ञानी हो सकता है। यंत्र आते हैं तो कोई बात नहीं। बिल्कुल, यंत्र से आप मानोगे ना तो स्वीकार है। बिल्कुल, कई कई लोगों के हाथ में जल रेखा होती है, एक हल्का सा वो अनुमान दे देगा आपको। एक होती है जल रेखा हाथ में, जिनकी जल रेखा होती है वो ईमानदारी से ऐसा हाथ में श्रीफल रख के चलते हैं, और जहाँ पानी होता है वहाँ नारियल खड़ा होता है। लेकिन जिनकी जल रेखा होती है उनकी, वो व्यक्ति पैसा नहीं लेता। हमने उसको साक्षात बेंगलोर में देखा था, जयनगर में। वो ऐसा देख रहा था पानी है, फिर उसने 10-12 जगह देखा, बोला यहीं पानी है, फिर वहीं बोरिंग की गई, वहीं पानी निकला, दिशा निर्देश हो गया। अब अपन चलते हैं आगे। आपके पास पीडीएफ हो तो खोल लीजिए, या फिर पढ़ के हम बताते हैं। जिनको लगे वो प्रिंट आउट करा के एक बुक बना करके व्यवस्थित रूप से पढ़ें। देखिए, घर के लिए भूमि चयन करने का सबसे प्रथम तरीका यहां बता रहे हैं। यहां पर पेज नंबर 5 में बहुत सुंदर बात करी गई है कि नगर में दिशा के अनुसार आवास करें। आपको घर लेना है, बनाना है, तो नगर में दिशा के अनुसार आवास करें। नहीं होगा तो फिर आपके लिए सेकेंडरी ऑप्शंस हैं। सबसे बेस्ट क्या है, जैसे आप आहार दे रहे हो और मीठा चलाना है, तो रसगुल्ला है, पेड़ा है, कलाकंद है, सबसे पहले क्या चलाओगे आप तीनों में से? सबसे पहले आप क्या लोगे बताओ? रसगुल्ला, कलाकंद और पेड़ा, सबसे पहले आप क्या खाओगे? रसगुल्ला कितने लोग खाएंगे? वो हानिकारक हो जाएगा। पेड़ा शुद्ध है, उसमें अन्न और घी मिला हुआ है, तो वो आपके गले को चिकनाहट देगा। पेड़ा लोगे तो चिकनाहट नहीं मिलेगी, मिठास मिलेगी। प्रायोरिटी किसको दो? पेड़े को। नहीं मिला तो कलाकंद, अब नहीं मिलेगा तो रसगुल्ला भी लेंगे। ये प्रायोरिटी की बात है। ऐसे भी यहाँ प्रायोरिटी करके बता रहे हैं। गृह निर्माण के लिए भूमि का चयन करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि गृह भूमि ग्राम व नगर के चारों कोने में ना हो। ये जो नगर है, नगर के जो 4 कोने बैठेंगे उस पर कभी घर नहीं बनाना चाहिए। ये जो कह रहे हैं, ये वास्तु की इसमें गाथा श्लोक लिखा है, आप देखिए। क्योंकि कोण के निवास हेतु शिल्प ग्रंथों में महत्तरों और जातिच्युत और अंत्यजों को उपदेशित किया गया है। वो नगर के कोने में रहे, बाहर। ये कोने कहलाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन कोनों में कभी, नगर के कोने में, अब वो नगर एक्सपांड हो जाए बात अलग है। जो आपकी सीमा है, इंदौर की एक सीमा है कि यहाँ से इंदौर प्रारंभ होता है, उस सीमा के कोनों में कभी घर ना ले। नगर एवं ग्राम के चारों कोनों में गृह बनाकर निवास करने से नाना तरह के कष्ट होते हैं। पहले आप श्रद्धा लेकर के बैठना युवराज, कि जो इसमें लिखा है, क्योंकि केवली की वाणी है, अपना तो नहीं है। मूल इसमें संस्कृत प्राकृत में आपको श्लोक गाथा भी मिलेंगे। तो पहले जो है वो लेके चलना, फिर अपन उसमें तर्क वितर्क लगाएंगे क्यों। किंतु यदि नगर के कोनों में स्वपच आदि निम्न स्तर की जातियों के आवास बने हो तो उनकी वृद्धि होती है। वो उनके लिए ठीक है। कोई नौकर आपके यहाँ है, उसको आग्नेय कोण में रुकवाओ, ईशान्य मत रुकवाओ, मालिक बन के रहेगा। फैक्ट्री में भी, घर पे भी। वायव्य में रुकवाओगे तो टिकेगा नहीं। मेहमान आए तो वायव्य में रुकवाओ, कि आए
जाए, रुके ना। और आपने नैऋत्य में रुकवा दिया है तो बढ़िया जम के रहेगा। या नैऋत्य में नहीं, यह आपका ग्रह स्वामी का कक्ष है, यह आपकी दिशा है, इस पर जीना। चलिए, अब किस जाति के जीवों के नगर के किस कोने में घर हों, तो वैश्य जो होते हैं, व्यापारी, उनका नगर के दक्षिण भाग में होना श्रेष्ठ है। जो व्यापारी हैं उन नगर के अगर दक्षिण भाग में रहेंगे तो श्रेष्ठ रहेगा उनके लिए। और जब वो जगह नहीं मिलेगी तो जैसे कॉलोनी आप ले रहे हो, किसी कॉलोनी में आपने प्लॉट देख रहे हो तो उसके दक्षिण भाग में देखो। बीच में किसी के मन में प्रश्न आएगा, अब किसी का घर ही 10 बाई 10 का है, तब उसका वास्तु कैसे बनाओगे? उसका भी वास्तु बनेगा, उसका भी वास्तु बनेगा। और वर्ण संकरों का वास आग्नेय कोण में शुभ। वर्ण संकर यानी जो हाइब्रिड बोलो, जो अपने जाति बदल चुके हैं, उनके लिए आग्नेय कोण। ग्राम या नगर के कोने में जातिच्युत और चोरों का वास शुभ है। कोने कोने में चोर लोग रहें, महाजन बीच में। पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः, यानी पूर्व में ब्राह्मण, फिर उसके बाद दक्षिण में क्षत्रिय राज करने वाले अथवा व्यापारी वैश्य, पश्चिम में वैश्य भारी जगह पे, और ये जो उत्तर लिखा है शूद्रों के लिए लिखा है। किस अपेक्षा से? कोने में रहें, कोने में, बीच के लिए नहीं कहा। कहां पर? कोने में। इस प्रकार से यहां कुछ वर्णन है। एक चीज आपके लिए और यहां बताना चाहते हैं, किसी भी भूमि में हम निर्धारित कैसे करें कि आग्नेय दिशा कितनी है, पूर्व दिशा कितनी है, तो इसको बताते हैं। आप क्या करो, जो आपका स्थान है उसके 9 विभाग कर दो। गौरव, अब हम जिससे पूछेंगे बताना है ना। ये पूर्व दिशा है। पीयूष, ये कौन सी दिशा है? दक्षिण। जितेंद्र भैया ये, भैया ये उत्तर। ये कोना अमित भैया आग्नेय। ये राहुल नैऋत्य। कमल भैया वायव्य। और ये गौरव नहीं है, याद रखना पड़ेगा भैया। बराबर आप इसके 9 विभाग में विभाजित करें। स्क्वायर होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 30 बाई 30 का है तो 10 बाई 10 के आपने 9 खंड बना लिए। वो 30 बाई 60 का है तो इस दिशा को आप डिवाइड करो 3 में, इस दिशा को डिवाइड करो 3 में, तो 30 फीट का ये है, ये 60 फीट का है, तो 10 बाई 20, 10 बाई 20, 10 बाई 20 के आपके 9 खंड बनेंगे। कितने? पूर्व दिशा कितनी कहलाएगी इसकी? 10 फीट चौड़ी, 20 फीट लंबी। आया नहीं आया? 10 बाई 20 की आपकी चारों 9 दिशाएं होंगी और बीच का ब्रह्म स्थान भी 10 बाई 20 का होगा। ऐसे आप घर में दिशा और दिशाओं के बाद कौन सी दिशा का कितना स्थान है, इसका निर्धारण ऐसे किया जाता है। अब आपका घर अगर तिरछा मिर्चा है तो हाँ,
कोई कोना ज़्यादा है, कोई कोना कम है, तो वहाँ कैसे निर्धारित करेंगे, इसका तरीका आपको आगे जब भूमि के आकार में आएगा तब बताएंगे। तो आपको ये समझ में आया किस प्रकार से आप इसमें विभाग करेंगे। अच्छा, किसी का घर 28 बाई 48 का है तो ऊपर नीचे हो गया ना, कोई बात नहीं, आप 28 को 3 में डिवाइड करो, यानी 9 फीट और कुछ इंच, ठीक है, 9 फीट और कुछ इंच, और 48 को 3 में विभाग करोगे तो 16 3 48, तो 9 बाई लगभग 16 का एक दिशा का अंश आएगा। और जब भी ये नापते हैं घर का, तो ये खाली प्लॉट का नापना अथवा घर के अंदर का, आपको इस प्लॉट का अब देखना है वास्तु, तो अब आपको अंदर से नापना पड़ेगा, बाहर से नहीं, क्योंकि बाहर तो दीवारें हो गई, 1 फीट तो दीवार में चला गया, फिर 1 फीट से भी अंतर आ सकता है। आ रहा है? दो चीज मुख्य रूप से आपने आज समझी है, एक दिशा और घर पर आपके कितने कितने फीट में कौन सी दिशा है। सभी के लिए होगा बेटा। जब गोल आपके लिए माना कि कोई गोल जगह मिल गई है, अथवा जो जगह है वो थोड़ी सी तिरछी है, गोमुख है, ऐसा किसी का प्लॉट है, अब क्या करोगे आप, यहां से अलग है, यहां से अलग है, ऐसे प्लॉटों का वर्णन भी दिया है कि इनको आपको व्यवस्थित करके, आगे चित्र तालिका दी है, इनको आपको व्यवस्थित करके करना पड़ेगा। हाँ, एल शेप में भी हो सकता है। किसी का ये घर है, अब इसका ब्रह्म स्थान कैसे निकालोगे, इसका ब्रह्म स्थान कैसे निकालोगे, इन सब का वर्णन आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है। और ये आग्नेय कोण हो गया, ये आपका ब्रह्म स्थान हो गया, है ना। मतलब जो आपका गेट है, गेट से घुसोगे तो 20 फीट तक पूर्व दिशा चलेगी, उसके बाद 20 फीट तक ब्रह्म स्थान, उसके बाद 20 फीट तक पश्चिम दिशा चलेगी। अगर नहीं, जब आप अंदर से मेजर करोगे तब आपको दीवार की विड्थ नहीं लेना, जब प्लॉट को देखोगे तब देखना है। अब इस बने हुए घर का ब्रह्म स्थान कहाँ है, उसको वैसा लगाएंगे। हाँ, 10 बाई 20 का, ये 60 फीट है ना, तो 20 और 10 ये ब्रह्म स्थान है, ये हमेशा खाली होना चाहिए। देखो, किसी व्यक्ति की नाभि खिसक जाए, क्या नाभि खिसक जाए, वो कितने ही खाए सब वैसे ही का वैसा निकलता है, वो सोचता है कि हमने ऐसा कुछ खाया ही नहीं कि अपच हो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, नाभि खिसक गई। नाभि यानी ब्रह्म स्थान, वो स्वच्छ हो और सही जगह पर हो तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए ब्रह्म स्थान खाली, न यहाँ से सीढ़ियाँ देना, न बिल्कुल सेंटर से कोई पिलर लेना, न कभी भी इस स्थान पर भारी आदि सामान रखना। कहाँ के लिए बता रहे हैं, बीच में भी नहीं। मंदिर भी बनाते तो बीचों बीच सेंटर में भगवान नहीं रखते। नेमावर गए आप लोग, उतने बड़े पूरे एरिया में बीच का स्थान खाली है, समझ रहे आप ऐसा। अब वो जो पूरे स्थान में से मंदिर जो बना है, मान स्तंभ नहीं कह रहे, क्या बात कर रहे हैं, उस मंदिर के भी बीचों बीच भगवान नहीं होते, उसके लिए भी व्यवस्था की जाती है। हाँ, चतुर्मुखी भगवान रखे जाएंगे
तब भिन्न व्यवस्था होगी। एक वेदी बनाइए तो बीचों बीच नहीं होगी। और आगे अपन चर्चा करेंगे, आज समय हो गया। कल आपको ये बताया जाएगा कि छू करके भूमि को कैसा पहचाना जाए कि भूमि लाभ की है कि हानि की। छू करके, सूंघ करके, खा करके, देख करके, इन 4 प्रकार से बताया जाएगा कि भूमि हमारे लिए शुभ है कि अशुभ है। दिशाओं की तैयारी करके आना, और जो अपन ने आज पढ़ा था उसका रिवीजन करके आना अच्छे से कि कौन सी दिशा में आपको घर लेना चाहिए और कौन सी दिशा में नहीं। क्रम क्रम से आगे अपन और इसको पढ़ेंगे, आगे फिर चर्चा करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की